तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अप टू वुड्स रिएक्शन एंड कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से हम कैसे एल्केन बना सकते हैं। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए RX, उसको आप H2 के साथ रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। निकल विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो उसमें ये क्या बनेगा RH। ओके, नेक्स्ट RX को अल्काइल हैलाइड को अगर आप जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या जिंक कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, मतलब जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक इन 3 कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हैं और तीनों में हैलोजन बाहर जाएगी और हाइड्रोजन से उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाहर निकालना और उसकी जगह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड करना। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए। तो आप H2 के साथ रिड्यूस करो या जिंक HCl NaOH या इथेनॉल के साथ रिड्यूस करो। और 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को आप NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड के साथ भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी आपको एल्केन ही देंगे। पर इस केस में अगर आपने 3 डिग्री एल्केन को लिया, ठीक है, सॉरी नॉट 3 डिग्री एल्केन बट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेगा एल्कीन। ठीक है, इसको आप LAH से ट्रीट करते हैं तो एल्कीन मिलता है। तो ये सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री ही आपको एल्केन देंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपको देगा एल्कीन। नेक्स्ट इज अल्काइल आयोडाइड, Ri को HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस हीट करते हैं तो ये भी आपको RH देता है। तो ये बेसिक से रिएक्शन है, इनका मैकेनिज्म के बारे में आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको डायरेक्टली ये याद होनी चाहिए कि इन रिएजेंट की प्रेजेंस में ये बनता है। अब देखिए नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिडक्शन। कि रिडक्शन में भी अब मान लीजिए RX तो है, पर ये RX जो है ये आयोडाइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी। तो किसकी रिडक्शन फास्ट होगी? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आयोडाइड सबसे पहले रिड्यूस होते हैं, उसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और लास्ट में फ्लोराइड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रेपरेशन मेथड दैट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, तो CO2 को उसको रिमूव करते हैं, दैट इज डी मीन्स रिमूवल, कार्बोक्सी मीन्स CO2। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। तो RCONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हीट करेंगे तो ये बनेगा सिर्फ RH प्लस Na2CO3 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? हमने कहा ना CO2 रिमूव होगी, वो CO2 यहीं पे आ जाएगी, Na2CO3 में ही वो CO2 ठीक है इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट इज, अब चाहे एरोमेटिक कंपाउंड ले लो COH, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप NaOH के साथ पहले COONA बनाएगा सॉल्ट, उसके बाद इसकी भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सिर्फ जो COH है उसका ये CO2 हटा के H रख दो, छोड़ दो वहीं पे। ठीक है, ये RCONA था, कहाँ से बना? ये RCOH से बना, तो CO2 हटा के H वहीं रह गया, इसका भी ये CO2 हटा दो। तो एरोमेटिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एरोमेटिक हो या साइक्लिक हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और एक स्पेशल इसमें पॉइंट मेंशन किया गया यहाँ पे कि दिस इज अ बीटा कीटो एसिड। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिल एसिड इसका फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन और उससे नेक्स्ट होगी बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे अगर कीटो ग्रुप लगा है, ठीक है, तो बीटा कीटो एसिड अगर हमारे पास है, उसको आप थोड़ा सा भी हीट करोगे, हीट करने पे ही उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखना कि बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट वेरी इजीली अपॉन हीटिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी नॉट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्ब के मेथड में क्या करना है? सबसे पहले हम सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सॉल्ट का आगे जाके इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, RCO नेगेटिव K पॉजिटिव। ओके, अब ये आपने 2 मॉलिक्यूल इसके लेने हैं,
इसके प्रोडक्ट में हमेशा देखिए मैकेनिज्म में हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके मैकेनिज्म के बाद फाइनली क्या बनता है, आर आर। ओके, तो ये जो आर ग्रुप है इसी को आपने डबल कर देना है इसकी चेन, ठीक है। तो आर आर यहाँ पे आपको ये एल्केन मिल जाएगा, प्लस जो गैसेस साथ में रिलीज होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे एनोड और कैथोड पे। तो एनोड पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कैथोड पे जाके H2 गैस रिलीज होती है। अब आप सोचोगे सर ये H2 कहाँ से आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ आता है, ये आर आर बना, ये इस आर से बन गया, 2 CO2 निकले, ठीक है, 2 COO नेगेटिव पार्ट हैं उनसे निकल गया होगा। H2 कहाँ से आया, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन में जो वाटर है, वाटर की रिडक्शन होती है, वहाँ से ये H2 आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का हो रहा है, तो H2 विल कम फ्रॉम द वाटर साइड। अब ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है, ये हमारे पास R है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो R वाले पार्ट को डबल कर दो, ये एक R हो गया, इसके साथ एक और R पार्ट यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके कितने मॉलिक्यूल लिए हमने, 2, तो 2 CO2 एनोड पे निकल जाएंगी और साथ में एक H2 गैस कैथोड पे निकल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। अब इससे एल्केन तो बनती हैं, एक और मेथड उसमें एल्कीन भी बनती है और एक और में एल्काइन भी बनता है, ठीक है। उनको हम पढ़ेंगे आगे जब क्विक रिकैप ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन हम डिस्कस करेंगे। अब 7th मेथड, रिडक्शन ऑफ फैटी एसिड। देखो फैटी एसिड मीन कार्बोक्सिलिक एसिड को HI के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये बनता है RCH3। ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये नहीं करना कि ये CO2 हटा दिया और RH कर दिया, जितने कार्बन है ना पूरी चेन में उनके कोरस्पॉन्डिंग का एल्केन बनता है। अगर आपने ये वाला कार्बन गायब कर दिया तो आपकी एल्केन में एक कार्बन कम हो जाएगा ना, तो फैटी एसिड में जितने कार्बन है उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग का एल्केन बनता है, मतलब C के आगे वाला पार्ट हटा के CH3 कर दिया इसको। तो ये ध्यान रखना कि ये CO2 मत उड़ा देना कभी भी, ओके। और अगर जो चीज़ कार्बोक्सिल एसिड को रिड्यूस कर सकती हो वो अल्कोहल को तो बहुत इजीली कर लेगी, तो अगर ये रिएक्शन हो सकता है तो अल्कोहल को भी यही रिएजेंट HI इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एंड हीट अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देगा, तो OH को रिड्यूस करके सिर्फ ही H बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जितने कार्बन है उन्हीं के कोरिस्पॉन्डिंग का एल्केन यहाँ पे बन गया, ओके। सो 7th दिस फॉर्मेशन रिएक्शन इज क्लियर। अब देखिए 8th रिएक्शन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपेयर करने के 2 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिनको आप अल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला इज क्लीमेंशन रिडक्शन, जिसका रिएजेंट है जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ध्यान रहे कि ये किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, जो कि KOH मतलब बेसिक मीडियम में होता है। दोनों में क्या है, मान लीजिए आपके पास ये कीटो ग्रुप है, ठीक है, लेफ्ट में कोई भी लंबी चेन हो सकती है, राइट में लंबी चेन हो सकती है, साइक्लिक ग्रुप है, कुछ भी है। अभी हम बात करें कीटो ग्रुप की, ठीक है। तो कीटो ग्रुप को जब भी आप जिंक अमलगम HCl से ट्रीट करते हैं, इसकी जगह इसका बन जाता है CH2, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O का बन जाता है CH2, दैट्स ऑल। वॉल्फ किश्नर में क्या होता है, वॉल्फ किश्नर में भी यही होता है। तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH हीट यहाँ पर भी बन जाता है CH2। तो दोनों रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो सेम है, कीटो को आप CH2 में रिड्यूस कर रहे हो, पर कौन सी रिडक्शन कहाँ यूज करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक बार IIT में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन कि इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो कौन सा मेथड यूज होगा, वॉल्फ किश्नर या क्लीमेंशन। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आप बोलेंगे कि सर दोनों में ही ये कीटो ग्रुप है, इसको तो हम CH2 में कर रहे हैं तो दोनों यूज कर लो, पर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर ये जो OH है, ठीक है, इस पे कहीं अटैक ना हो जाए। अगर आप क्लीमेंशन रिडक्शन करते हैं तो क्लीमेंशन में क्या होता है, HCl होता है ना, अगर आप क्लीमेंशन करेंगे तो HCl का जो एसिड है वो H पॉजिटिव आके इस पे अटैक कर देगा
OH2 वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर यहाँ पर Cl भी लग सकता है या यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर भी अटैक हो जाएगा अगर आप क्लीमेंशन रिडक्शन यूज़ करते हैं। पर अगर आप वोल्फ-किश्नर यूज़ करते हैं तो बेसिक मीडियम है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके बाद कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब ये OH उस OH को रिप्लेस भी कर दे तब भी OH ही रहा। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में इस OH के साथ कोई ऐसा अलग से रिएक्शन नहीं होगा। ओके, सो दैट इज क्लियर कि यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे फिर, वोल्फ-किश्नर N2H4 KOH हीट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, उसके आसपास लगे हुए ग्रुप्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। पहला रिएक्शन क्या है, कंबशन। कंबशन में क्या करना होता है आपको, देखिए कंबशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है पार्शियल कंबशन, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट, और एक होता है कंप्लीट। कंप्लीट में आपके पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो पार्शियल में क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कंप्लीट में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी वाटर तो बनेगा। तो सारा का सारा कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, सारी की सारी हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी H2 में। तो ये एक बैलेंस्ड यहाँ पर इक्वेशन लिखी है कि CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2 गिव्स यू NCO2, मतलब जितने कार्बन है उनके कोरस्पॉन्डिंग CO2 और जितनी हाइड्रोजन है वो सारा H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंबशन के बारे में मान लो आप लिखते हो कि CH3 CH2 CH3 प्लस O2, कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तो 3 CO2 बन गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 8, 8 का मतलब 4 H2 बन गए। ऑक्सीजन राइट साइड में कितनी है, 3 × 2 6 प्लस 4 10, 10 का मतलब 5 O2, हो गया बैलेंस। और याद रखना है कि कंबशन में डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाओगे हीट हमेशा रिलीज ही होगी। तो कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। सेकेंड इज हेलोजिनेशन। देखो हेलोजिनेशन का मतलब है कि किसी भी एल्केन में हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह हेलोजन लगा देना। ठीक है, अब ये क्लोरीनेशन भी हो सकता है, ब्रोमिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, फ्लोरिनेशन, कुछ भी हो सकता है। इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज फ्री रेडिकल। तो जब आप CH4 को Cl2 से ट्रीट करते हो, पहले बनता है CH3Cl, मतलब एक हाइड्रोजन निकलता है, उसकी जगह क्लोरीन लगती है। फिर साथ में क्या होता है, ये CH3Cl फिर से थोड़ी सी क्लोरीन अभी भी काफ़ी बची होगी ना, ये उससे रिएक्ट करेगा, तो ये CH2Cl2 भी बनेगा। ठीक है, ये फर्दर Cl2 से रिएक्ट करेगा तो CHCl3 बनेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा CCl4। तो थोड़ा ये भी होगा, थोड़ा ये भी होगा, थोड़ा ये भी होगा, थोड़ा ये भी होगा, तो आपको क्या मिलता है, अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो जो दोनों जब थोड़े थोड़े लोगे तो जितनी बार हेलोजिनेशन हो सकती है होगी। ये मोनो हेलोजिनेशन है, ठीक है, ये डाई हेलोजिनेशन है, ये ट्राई हेलोजिनेशन और ये टेट्रा हेलोजिनेशन है। सभी प्रोडक्ट थोड़े थोड़े अमाउंट में बनेंगे। सेकंड, अगर आप एल्केन को, ठीक है, किसको, एल्केन को एक्सेस में लेते हो तो मोनो हेलोजिनेशन होती है, तो आपका प्रोडक्ट CH3Cl ही मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर आपने हेलोजन को, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्लोरीन है, हेलोजन को एक्सेस में ले लिया तो ये रिएक्शन वहाँ पर जाके रुकेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन उस हेलोजन से रिप्लेस ना हो चुके हों। मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो चुके होंगे तब जाके रिएक्शन रुकता है। ठीक है, तो हेलोजन को एक्सेस में लोगे तो पॉली हेलोजिनेशन होगी, एल्केन को एक्सेस में लोगे तो मोनो हेलोजिनेशन होगी। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट की। ओके, अब नेक्स्ट इज कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स। देखो ये हेलोजिनेशन आपको पता है कि 3 स्टेप में होता है। पहला होता है इनिशिएशन, सेकंड स्टेप होता है प्रोपेगेशन और थर्ड होता है टर्मिनेशन। ठीक है, तो सभी हेलोजन्स की बराबर रिएक्टिविटी नहीं होती। फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव होता है, उसका रिएक्शन अंधेरे में भी हो जाता है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक है। उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और बहुत स्लो होता है आयोडीन का। और हाइड्रोजन भी, सभी की सभी हाइड्रोजन बराबर स्पीड से रिएक्ट नहीं करती। 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे फास्ट रिएक्ट करती है, उससे स्लो होती है 2 डिग्री हाइड्रोजन, और उससे भी स्लो होती है 1 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, सो दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड
नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन में कुछ नहीं है, कोई भी आप एल्केन ले लो, मान लो CH3 आपने ले लिया, इथेन, इसको आपने कंसनट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करना है, ठीक है, थोड़ा सा हीट करके अप्रॉक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल के NO2 उसकी जगह लग जाता है, तो CH3CH2NO2, ठीक है, एक ये बनेगा। और क्योंकि कंसनट्रेटेड HNO3 क्रैकिंग भी कर सकता है, तो चेन को तोड़ भी सकता है, ठीक है, तो CH3 को अलग भी कर सकता है, तो आपको CH3NO2 ये भी मिल सकता है ड्यू टू क्रैकिंग। ओके, क्लियर है? तो दैट इज नाइट्रेशन। देन नेक्स्ट वन कम्स आइसोमराइजेशन। देखिए आइसोमराइजेशन में क्या है कि आइसोमर बनेंगे, ठीक है, यहां पर जो आपका रिएजेंट है आइसोमराइजेशन के, दैट इज AlCl3HCl हीट, ठीक है। तो आप स्ट्रेट चेन अगर लेते हैं, स्ट्रेट चेन का आइसोमर हम कैसे बना सकते हैं, ब्रांचिंग कर दो, तो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसको अगर आपने AlCl3HCl हीट के साथ ट्रीट किया तो इसका आइसोमर बन जाएगा, मतलब होगा कुछ नहीं, स्ट्रेट थी, स्ट्रेट में ब्रांचिंग होगी, तो मतलब ये क्या है, इसमें कोई केमिकली डिफरेंस नहीं आया कि केमिकली कुछ आपने ऐड कर दिया हो, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ ऐसे, सिर्फ आइसोमर बना दिया उसका, ठीक है। तो दिस इज यूज फॉर आइसोमराइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी इज द एरोमेटाइजेशन, के एरोमेटिक कंपाउंड बनाने हैं। तो देखो अगर आप N हेक्सेन लेते हो 246, N हेक्सेन को अगर हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक के लिए हमने पढ़ा है ना कि सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, बेंजीन है, ठीक है, तो उसमें 6 कार्बन है, तो हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, N हेक्सेन, इसको आपने ट्रीट करना Cr2O3 Al2O3 एट हाई टेम्परेचर अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस, तो 6 कार्बन का रिंग बन जाएगा, दैट इज एरोमेटिक रिंग, बेंजीन। ओके, फिर अगर 6 की जगह 7 होते हैं, मान लीजिए यहां पर N हेप्टेन हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना कि 6 की जगह 7 कार्बन का रिंग बना देना है, आपने रिंग 6 ही कार्बन का बनाना है, मतलब बेंजीन ही बनानी है। हाँ, 7th कार्बन है उसको CH3 की तरह लगा दो, अगर N ऑक्टेन हो जाता है, 8 हो जाता है, तो तुम CH2CH3 मतलब 2 कार्बन की चेन लगा सकते हो, या 2 अलग से भी लगा सकते हो, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं, ठीक है, 2 4 6 8, N ऑक्टेन को अगर हम ट्रीट करते हैं तो क्या क्या बन सकता है, 6 कार्बन की बेंजीन, 2 कार्बन की एक चेन बन सकती है, या हो सकता है कि 2 कार्बन के 2 अलग अलग चेन्स बन जाएं, ऑर्थो पे बन जाएं, एक बार मेटा पे बन जाएं, और एक बार पैरा पे बन जाएं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज उसके साथ हो सकती हैं, तो ये आपको एरोमेटाइजेशन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, देखो इसमें 3 ही एग्जांपल आपको याद करने हैं, 2CH4 + O2, इसको अगर आप कॉपर के साथ 523 केल्विन एंड 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ट्रीट करते हो तो ये देता है आपको मिथेनॉल, ठीक है। तो ये एक केस हुआ। सेकंड केस देखो, CH4 को फिर से ऑक्सीजन के ही साथ ट्रीट किया, पर मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करके, तो HCHO + H2O, तो अब कुछ और बन रहा है। और अब अगर हम इथेन को O2 से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO2 मैंगनीज एसीटेट, तो ये आपको देता है 2CH3COH। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि आप कंट्रोल कर रहे हो कि O2 ही है, इन दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम है CH4 और O2, पर आपने कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है, उससे आप पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर ले रहे हो, एक में कुछ और बन रहा है, दूसरे में कुछ और बन रहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं NCERT के, ठीक है। तो आपने NCERT से ये याद करने हैं, तो बस ये हो गया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का केस, कि आप कंडीशंस को वेरी करके उन्हीं रिएक्टेंट से कुछ और भी बना सकते हैं। फिर एक और उन्होंने रिएक्शन मेंशन किया है NCERT ने, दैट इज रिएक्शन विद स्टीम। तो एक ही उसका एग्जांपल दिया, CH4 + H2O, इसको निकल मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड +3 H2 देता है, ठीक है।
दिस वन। और नेक्स्ट इज द पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या हुआ? पायरो मीन्स हीट या हाई टेम्परेचर, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। तो किसी चीज़ को हीट करके ब्रेक करने को बोलते हैं पायरोलिसिस। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही एग्जांपल जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि C6H14 मतलब एन हेक्सेन को जब 773 केल्विन पे हीट किया गया तो वो अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड में टूटेगा। जैसे मान लीजिए 6 कार्बन की चेन, तो C6 पर एक डबल बॉन्ड के साथ C6H12 प्लस H2 हो गया, या एक बार हो गया कि 4 कार्बन का कंपाउंड एक अलग हो गया और एक 2 कार्बन का अलग हो गया, ठीक है, C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4। तो हीट करने पे जो छोटे छोटे उनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे लोअर हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, इस प्रोसेस को कहा गया है पायरोलिसिस। ठीक है, तो इसको इट्स अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको फ्री रेडिकल रिएक्शन हम मानते हैं। ठीक है, सो दैट इज क्लियर। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे साइक्लोएल्केन्स के बारे में कि साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन और थोड़ा बहुत और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और दैट विल बी द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द एंड ऑफ दिस क्विक रिकैप ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। थैंक यू।